लाखों किलोमीटर दूर सफ़र की शुरुआत एक छोटे से कदम से होती है। आप शिद्दत से चलना शुरू तो कीजिए जनाब, धीरे धीरे सब हो जाएगा। तो एनर्जी बूस्टर आपका अपना चैनल क्विज ऑफ द डे विद एजे में आपका स्वागत है। और आज के वीडियो में मैं लेकर के आया हूं आपके लिए एनपीसीआईएल एग्जाम के क्वेश्चन पैटर्न पे आधारित कुछ नॉन टेक्निकल क्वेश्चन का कंप्लीट पूरा सेट। और जैसा कि आपको मैं कल के वीडियो में बता चुका हूं कि एनपीसीआईएल के एग्जाम में टोटल 60 नॉन टेक्निकल क्वेश्चंस आने वाले हैं। और ये हमारा वीडियो थोड़ा सा लंबा जरूर होगा, लेकिन आपको इसमें बहुत सारा चीज़ रिवीजन करने को मिल जाएगा, बहुत सारा चीज़ आपका रिवीजन हो जाएगा। और ये बिल्कुल एनपीसीआईएल एग्जाम के सिलेबस के अकॉर्डिंग हमने ये प्रैक्टिस सेट बनाया है। इसमें आपको जीके जीएस करंट अफेयर्स से लेकर के इंग्लिश भी आपको देखने को मिलेगा, मैथमेटिक्स भी देखने को मिलेगा। तो सारे चीज़ का बहुत अच्छा सामंजस्य बना करके मैं ये सेट तैयार किया हूँ, काफ़ी मेहनत किया हूँ आप लोगों के लिए। तो बिना स्किप किए हुए वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। तो बिना समय गवाते हुए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। जैसा कि आपको हम कल बताए थे कि आपको इंग्लिश के सिलेबस में हम बताए थे कि करेक्ट स्पेलिंग वाला पूछा जाएगा। तो पहला क्वेश्चन है फाइंड द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा स्पेलिंग जो है सही है। ये करेक्ट स्पेलिंग वाला क्वेश्चन एनपीसीआईएल के एग्जाम के सिलेबस में भी है, ठीक है। तो टोटल 50 क्वेश्चन मैं उस सिलेबस को ध्यान में रख करके ही बनाया हूँ, ठीक है। तो सब लिखा हुआ है, एडवर्सिटी ही लिखा हुआ है, लेकिन आपको बताना है इसमें से करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ठीक है। तो आप लोग इसका आंसर जरूर से जरूर आप लोग सोच लीजिए। इसका ये प्रैक्टिस सेट जैसा है। आप नहीं होगा तो आप कॉपी कलम लेकर के 1 से 50 तक आप लोग नंबरिंग कर लीजिए और 1 घंटा लगेगा बैठ करके इसका प्रैक्टिस सेट लगा लीजिए। आपको बहुत सारा चीज़ नॉलेज मिलेगा। सिर्फ आराम से वीडियो देखने से कोई फ़ायदा नहीं होता है प्रैक्टिस सेट में, ठीक है। तो 1 से 50 तक नंबरिंग कर लेंगे क्योंकि इसमें आपको सब कुछ देखने को मिलेगा। इसका आंसर आप लोग लगा लीजिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, ठीक है। आप लोग जो भी आंसर लगाएंगे सही या गलत, उसको सही गलत कर लेंगे। और जैसा कि आप एनपीसीआईएल के एग्जाम में देखें कि एक क्वेश्चन पे 3 मार्क्स मिलता है। आप खुद को आप मेजर कर सकते हैं। ये क्वेश्चन आप खुद अपना मार्किंग कीजिएगा। अगर आपका आंसर सही हुआ होगा तो आप +3 कर लीजिएगा और गलत हुआ होगा तो -1 कर लीजिएगा, ठीक है। तो मज़ा आएगा आपको ये प्रैक्टिस सेट लगाने में, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है ए हेटर्स ऑफ नॉलेज एंड लर्निंग। वन वर्ड सब्सटीट्यूशन है। इससे पहले करेक्ट स्पेलिंग वाला क्वेश्चन था और वन वर्ड सब्सटीट्यूशन आपको बताना है कि इसमें से जो हेटर्स ऑफ नॉलेज एंड लर्निंग उसको क्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बिब्लियोफाइल या फिलोलॉजिस्ट या मिसोगैनिस्ट या मिसोलॉजिस्ट। तो इसका राइट आंसर एक बार आप लोग सोच लीजिए, फिर मैं बताता हूँ। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, मिसोलॉजिस्ट, ठीक है। और एक बार मैं चारों ऑप्शन एक बार चर्चा कर देता हूँ जिससे कि हेल्प मिले आपको एग्जाम में। ये देखिए, बिब्लियोफाइल जो बोलते हैं ए पर्सन हु कलेक्ट और हैज़ ग्रेट लव फॉर बुक्स, उसको बिब्लियोफाइल बोलते हैं, ठीक है। और फिलोलॉजिस्ट क्या होता है? ए लर्नर ऑफ लैंग्वेज और लिंग्विस्ट, ठीक है। लर्नर ऑफ लैंग्वेज उसको लिंग्विस्ट भी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद है मिसोगाइनिस्ट, ए पर्सन हु हेट्स ओमेन, उसको बोलते हैं मिसोगाइनिस्ट, ठीक है। और ए हेटर ऑफ नॉलेज एंड लर्निंग उसको बोलते हैं मिसोलॉजिस्ट, ठीक है। तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, इसलिए मैं इसको डिस्क्राइब भी कर दिया। उसके बाद एक और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। आपको बताना है पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, उसको क्या बोलते हैं? जो पर्सन जो है भगवान के एग्जिस्टेंस में बिलीव नहीं करता है उसको क्या बोलते हैं? थिस्ट, हेरेटिक, एथिस्ट या फेनेटिक। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, ठीक है।
तो एक बार फिर से यहाँ इसमें भी चारों ऑप्शन का हम लोग थोड़ा जिक्र कर लेते हैं। थिस्ट किसको बोलते हैं? बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड और गॉड्स, ठीक है, स्पेशली फॉर क्रिएटर हु इंटरवेंस इन द यूनिवर्स, ठीक है, जो भगवान में भरोसा करते हैं उसको थिस्ट बोलते हैं। और उसके बाद हेरेटिक, ए पर्सन बिलीविंग इन और प्रैक्टिसिंग रिलीजियस हेरेजी, ठीक है। और फैनेटिक किसको बोलते हैं? पर्सन फिल्ड विथ एक्सेसिव एंड सिंगल माइंडेड जील, उसको फैनेटिक बोलते हैं। और एथिस्ट क्या बोलते हैं? ए पर्सन हु डिसबिलीव्स और लैक्स बिलीव्स इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। अभी तो क्वेश्चन में यही है, जो भगवान में भरोसा नहीं करता है, भगवान में यकीन नहीं करता है, उसको बोलते हैं हम लोग एथिस्ट। हिंदी में जिसको नास्तिक बोलते हैं, और आस्तिक और नास्तिक, वो ज़रूरत नहीं है अभी आपको हिंदी वर्ड याद रखना, ठीक है। उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब अगला क्वेश्चन जो हमारा है ये नैरेशन से है, इनडायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच, जो जैसा कि आपको हम सिलेबस में बताए थे ये पूछा जाएगा आपको। तो ये दिया हुआ है इनडायरेक्ट स्पीच, ये डायरेक्ट स्पीच में दिया हुआ है ये स्टेटमेंट, और आपको इनडायरेक्ट स्पीच में बताना है क्या होगा आंसर। तो क्वेश्चन ये डायरेक्ट स्पीच देख लेते हैं। डेविड सेड टू अन्ना, मोना विल लिव फॉर हर नेटिव प्लेस टुमारो। अब आपको अगर कंसेप्ट पता है, अगर आपको ग्रामेटिकल आपको पता है, तो इसका आंसर आप लोग लगा लीजिए, ठीक है। इसका ऑप्शन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इसका आंसर आप लोग लगा लीजिए मन ही मन, क्योंकि ये प्रैक्टिस सेट है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डेविड टोल्ड अन्ना दैट मोना वुड लिव फॉर हर नेटिव प्लेस नेक्स्ट डे। इसमें आपको मैं बता देना चाहता हूँ, जैसे है डेविड सेड को जो है सेड को टोल्ड में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। डेविड टोल्ड टू अन्ना, और ये जो इन्वर्टेड कॉमा आप देख रहे हैं उसके जगह पे दैट दे दिया, ठीक है। और उसके बाद है मोना विल। अब देखिए, अगर डायरेक्ट स्पीच में विल होता है तो उसको इनडायरेक्ट स्पीच में वुड में कन्वर्ट कर दिया जाता है, ठीक है। कुछ नहीं है, यही बस चेंजिंग ही करना है। फिर देखिए लिव, तो लिव फॉर हर यहाँ पे लिख दिया, नेटिव प्लेस पूरा लिख दिया, और टुमारो अगर आपको डायरेक्ट स्पीच में मिलेगा तो इनडायरेक्ट स्पीच में नेक्स्ट डे कर देना है। जैसा कि हम पहले ही बताए हैं, आपको वीडियो में बहुत सारा चीज़ सीखने को मिलेगा। आप कॉपी कलम ले करके उसको नोट डाउन कर लेंगे तो आपके लिए बेटर रहेगा, वो आपके मेमोरी में फिट बैठ जाएगा, ठीक है। कुछ नहीं किया, ये डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करने के लिए कुछ नहीं किया, सेड को टोल्ड में कन्वर्ट कर दिया, इन्वर्टेड कोमा के जगह पे यहाँ पे दैट दिया, और विल के जगह पे वुड कर दिया, और टुमारो के जगह पे नेक्स्ट डे कर दिया, आंसर आ गया, ठीक है। आपका आंसर यही था तो अच्छी बात है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, एक और देख लेते हैं, एक और इनडायरेक्ट स्पीच। देखिए अगला क्वेश्चन है, द गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड टैक्सेस विल बी राइज्ड, ठीक है। तो ये देखिए, द गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड, ये कौन सा टेंस है? खैर ये डिटेल नहीं जाएंगे, पहले इसका आंसर आप लोग लगा लीजिए, फिर बात करते हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, द गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड दैट टैक्सेस वुड बी राइज्ड। इसमें भी कुछ नहीं किया, ये पूरा जो है सो इसको कुछ चेंजिंग नहीं किया, ठीक है। ये होता है, ये अगर आप नरेशन का कंसेप्ट जब पढ़ेंगे तो उसमें आप पढ़े होंगे। ये देखिए कौन सा सेंटेंस है, कौन सा टेंस है, तो ये हैज़ अनाउंस्ड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो इसमें कोई चेंजिंग इसमें कुछ नहीं किया है। द गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस्ड यहाँ तक पूरा लिख दिया, फिर इन्वर्टेड कॉमा के जगह पे दैट लिख दिया, और टैक्सेस विल के जगह पे वुड कर दिया, विल बी राइज्ड, कुछ चेंज नहीं किया, आ गया आंसर, ठीक है। मतलब दो क्वेश्चन मैं आपको बताया हूँ, यहाँ से इतना तो कंसेप्ट याद पता चल गया होगा कि इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करने के लिए विल को हम लोग वुड में कन्वर्ट कर देते हैं। अगर ये लाइन भी आप समझ गए तो आपको उतना भी काफ़ी है, ठीक है। और इन्वर्टेड कोमा की जगह पे दैट रख देता है, ठीक है, टुमारो की जगह पे नेक्स्ट डे कर देता है। तो ये सारे दो कंसेप्ट हम आपको बताए हैं, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
अब देखिए, इससे पहले नरेशन था, अब ये वॉइस है। वॉइस आप लोग पढ़े होंगे, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने के लिए द बॉय लाफ्ड एट द बैगर, ये आपको एक्टिव वॉइस है, इसका पैसिव वॉइस आपको बनाना है। ठीक है, तो द बॉय, यहां देखिए ये द बॉय सब्जेक्ट है और लाफ्ड ये भी टू का यूज किया है, सब्जेक्ट और वर्ब का दूसरा रूप है, मतलब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट इसको बोल सकते हैं। ठीक है, सॉरी पास्ट, ये जो है द बॉय लाफ्ड, ये जो है सिंपल पास्ट का है, सिंपल पास्ट, सिंपल पास्ट टेंस या पास्ट इंडेफिनिट भी उसी को बोलते हैं। सब्जेक्ट प्लस वर्ब V2 वहाँ पे यूज़ किया जाता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो उसमें क्या करते हैं हम लोग वॉइस चेंज करने के लिए, तो इसका पहले आंसर आप लोग सोच लीजिए, फिर उसको हम एक्सप्लेन करेंगे। इसका जो राइट आंसर है वो है द बेगर वाज लाफ्ड एट बाय द बॉय। वॉइस चेंज करने के लिए क्या किया जाता है कि ऑब्जेक्ट को पहले रखते हैं। ठीक है, और यहाँ पे ये चूंकि ये सिंपल पास्ट टेंस का था, इसलिए बीच में जो है सो वाज वेयर का यूज किया जाता है। ठीक है, और V3, ये भी जो वर्ब का तीसरा रूप है, ये दूसरा रूप है और तीसरा रूप सेम ही होता है, तो ये V3। और एक बात और आपको माइंड रखना, ये याद रखना है कि पैसिव वॉइस में हमेशा V3 का ही यूज किया जाता है, वर्ब के तीसरे फॉर्म का यूज किया जाता है। ठीक है, तो और जो सब्जेक्ट होता है वो बाद में आता है। बस हो गया इसका आंसर, द बैगर वाज लाफ्ड एट बाय द बॉय, ये इसका राइट आंसर हो गया। तो ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं इसमें लेट मी डू दिस, अब लेट वाले में क्या करना है आपको, तो जैसे कि आप ऐसे सीखे होंगे कि एक्टिव से पैसिव में क्या करते हैं, ये स्टार्टिंग वाले को बाद में रखते हैं, लेकिन आपको यहाँ माइंड कर रखना पड़ेगा, ध्यान रखना है, लेट वाले में लेट को पहले ही लिखना पड़ता है। ठीक है, लेट को पहले ही लिखना पड़ता है, उसके बाद क्या करना पड़ता है, लेट, उसके बाद जो ऑब्जेक्ट है उसको हम लोग कहाँ इधर ले आते हैं, लेट दिस, और इसके बाद बी का यूज करते हैं, तो लेट दिस बी और डू के जगह पे डन, क्योंकि जब पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं तो हमेशा V3 का यूज करते हैं, और मी का फिर उसको सब्जेक्टिव फॉर्म में लिख देना है बाय मी, और बाय का तो यूज करते ही है पैसिव वॉइस में, तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर हो जाएगा लेट दिस बी डन बाय मी। ठीक है, तो ये कंसेप्ट ये इंपॉर्टेंट है, लेट वाला अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, हम एक दो सेट देखे हैं। तो चलते हैं फिर से अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है द मैन टू हु आई सोल्ड माई हाउस वाज चीटेड। इसमें आपको ये हम हाईलाइटेड करना इसमें भूल गए, हु आई सोल्ड माई, इसको जो है इसमें आपको कुछ मिस्टेक्स है, उसको सेंटेंस करेक्ट करना है, इसमें कहाँ पे इसमें क्या करेक्ट हो सकता है ये आपको बताना है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है ये हो जाएगा ऑप्शन डी, मतलब सेंटेंस इस टाइप का हो जाएगा, द मैन टू हुम आई सोल्ड, यहाँ पे सोल्ड माई हाउस वाज ए चीट, वाज ए चीटर। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे व्हेन आई सोल्ड, इसमें जो है सो मिस्टेक्स है, सेंटेंस करेक्शन वाला हम आपको कल बताएं कि आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा टू हुम आई सोल्ड। ठीक है, सेंटेंस करेक्शन वाला एक और देख लेते हैं। चलो, ये फिल इन द ब्लैंक्स प्रीपोजिशन आ गया, थ्रो दिस पेन डैश द डस्टबिन, इनटू द डस्टबिन और इन द डस्टबिन या नन या ऑन द डस्टबिन। तो इसका जो राइट आंसर है आप लोग सोच लीजिए थोड़ा सा, फिर मैं बताता हूं। इसका जो राइट आंसर है वो है इनटू। और आपको मैं एक चीज़ मैं बता देना चाहूँगा कि कोई भी चीज़ अगर आप गिरता है, अगर वो मोशन में होता है तो उस चीज़ में हम इनटू का यूज़ करते हैं। अगर हम डस्टबिन में अगर हम लोग फेंकेंगे तो वो गति से नीचे गिरेगा, इसलिए यहाँ पे इनटू द डस्टबिन होगा। ठीक है, उसके बाद है ही इज सुपीरियर डैश मी, यहाँ पर सुपीरियर टू मी होगा या देन मी होगा, विथ मी या फ्रॉम, तो इसका आप लोग आंसर लगा लीजिए, फिर मैं बताता हूँ। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा टू। ठीक है, मतलब ही इज सुपीरियर टू मी होगा, देन मी नहीं होगा यहाँ पे।
तो ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, अब देखिए, तो आपका 10 क्वेश्चन मैं इंग्लिश का कराया था, थोड़ा सा अब आ जाइए जीके पे। पहले ही मैं बताया हूं कि इसमें सारा कुछ का कॉम्बिनेशन मैं लेकर के आया हूं। तो क्वेश्चन है, हु इज द फाउंडर ऑफ हर्यक डायनेस्टी? हर्यक वंश का, हर्यक डायनेस्टी का फाउंडर कौन था? ऑप्शन ए आजाद शत्रु, ऑप्शन बी हर्षवर्धन, ऑप्शन सी बिंबिसार, ऑप्शन डी घनानंद। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बिंबिसार। हर्यक वंश का फाउंडर कौन था? बिंबिसार। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, द रॉलेट एक्ट वाज पास्ड इन। रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ बताना है आपको, 1905 में या 1913 में या 1919 में या 1925 में। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 1919 में। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, इंडियन स्टेट नोन एज गार्डन स्पाइस। भारत के किस स्टेट को जो है मसाला का बगीचा कहा जाता है? गार्डन ऑफ स्पाइस, स्पाइस मतलब मसाला। तो ऑप्शन ए कर्नाटका, ऑप्शन बी वेस्ट बंगाल, ऑप्शन सी केरला या ऑप्शन डी सिक्किम। तो इसका जो राइट आंसर है वो केरला को जो है बस ये भारत का बगीचा बोला जाता है। ठीक है, मसालों का बगीचा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, द प्लेनेट विच हैज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ सैटेलाइट इज। किस प्लेनेट में जो है सो मैक्सिमम सैटेलाइट है? ऑप्शन ए सैटर्न, ऑप्शन बी वेनस, ऑप्शन सी जुपिटर, ऑप्शन डी मार्स। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सैटर्न। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, द मिड डे मील स्कीम वाज लॉन्च्ड ऑन। मिड डे मील स्कीम कब लॉन्च किया गया? 15 अगस्त 2000 को, या 15 अगस्त 1992 को, या 15 अगस्त 1995 को, या 15 अगस्त 2001 को। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 15 अगस्त 1995 को। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, इनकम टैक्स इन इंडिया वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय। इंडिया में जो है सो इनकम टैक्स किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया? तो ऑप्शन ए विलियम जॉन्स, या जेम्स विल्सन, या निकोलस कैल्डोर, या महावीर त्यागी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है जेम्स विल्सन। इसका राइट आंसर है जेम्स विल्सन। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, वॉशिंग सोडा इज द कॉमन नेम फॉर। वॉशिंग सोडा का कॉमन नेम इसमें से कौन सा होगा? सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, या सोडियम बाइकार्बोनेट, या कैल्शियम कार्बोनेट। तो इसका जो राइट आंसर है सोडियम कार्बोनेट। कई बार लोग सोडियम बाइकार्बोनेट लगा देते हैं, उसको हम लोग खाने वाला सोडा बोलते हैं। ठीक है, तो ये धोने वाला सोडा है वो सोडियम कार्बोनेट होता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, दिस गैस इज यूज्ड इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेल्डिंग वुड इंक्लूडेड। वेल्डिंग में जो है सो कौन सा गैस यूज किया जाता है? आप लोग आंसर लगा लीजिए, फिर मैं आंसर बताऊंगा। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑक्सीजन एंड एसिटिलीन। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हु इज द ऑथर ऑफ बुक 1984। आपको बताना है कि 1984 का ऑथर कौन है, लेखक कौन है? थॉमस हार्डी, या इमाइल जोला, या जॉर्ज ऑरवेल, या वाल्टर स्कॉट। तो इसका जो राइट आंसर है वो है जॉर्ज ऑरवेल। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, ए वॉइस फॉर फ्रीडम इज बुक रिटन बाय। अब आपको बताना है कि ये वॉइस फॉर फ्रीडम जो है यह बुक किसके द्वारा लिखा गया? तो इसका जो राइट आंसर है मैं बता देता हूं, वो आंसर है नयनतारा सहगल। इसका राइट आंसर क्या है? ए वॉइस फॉर फ्रीडम बुक जो है किसके द्वारा लिखा गया? नयनतारा सहगल के द्वारा। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, व्हेन इज द वर्ल्ड पॉपुलेशन डे ऑब्जर्व्ड। और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जीके क्वेश्चन में ज़्यादा समय नहीं लगता है अगर उसका आंसर आप लोग जानते हैं तो अगर आप जीके जब एग्जाम में सॉल्व करेंगे, अगर क्योंकि 2 से 3 सेकंड में आप आंसर आ जाता है, तो आप बाकी का टाइम आप दूसरे क्वेश्चन पे मैथमेटिक्स पे लगा सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है 11 जुलाई। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स डे इज ऑब्जर्व्ड। जैसा कि हम आपको सिलेबस में बताया है कि डेट्स से रिलेटेड जो है इंपॉर्टेंट डेट्स जो है एग्जाम में पूछा जाएगा। तो ह्यूमन राइट्स डे कब मनाया जाता है? 8 अप्रैल, 10 दिसंबर, या 7 दिसंबर, या 5 सितंबर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 10 दिसंबर।
ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ, लाइट ईयर जो है सो किसका यूनिट है, टाइम का या डिस्टेंस का या लाइट का, इंटेंसिटी ऑफ लाइट का। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डिस्टेंस का। लाइट ईयर किसका यूनिट है, डिस्टेंस का। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है लाइट फ्रॉम द सन रीचेज अस इन नियरली, पृथ्वी से जो है सूर्य प्रकाश जो नीचे आता है जब पृथ्वी पे, सॉरी सूर्य से जो प्रकाश आता है सनलाइट, वो लगभग कितना समय में आ जाता है पृथ्वी पे, तो लगभग जो है 8 मिनट लग जाता है आने में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है पिक आउट द स्केलर क्वांटिटी। अब आपको बताना है कि इसमें से स्केलर क्वांटिटी कौन सा है। स्केलर क्वांटिटी दैट मीन्स अदिश राशि, आप हिंदी में अगर पढ़े होंगे तो सदिश राशि और अदिश राशि पढ़े होंगे, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तो आपको बताना है कि इसमें से स्केलर क्वांटिटी कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है प्रेशर। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा ऑप्टिकल फाइबर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, ऑप्टिकल फाइबर जो है किस प्रिंसिपल पे काम करता है। ऑप्शन है प्रिंसिपल ऑफ रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, स्कैटरिंग या इंटरफेरेंस। तो इसका जो राइट आंसर है वो है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हु वन द IBSF वर्ल्ड बिलियर्ड्स चैंपियन 2023। अब देखिए यहाँ से आपको 10 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के मिलेंगे, 10 क्वेश्चन। ठीक है, तो हु वन द IBSF वर्ल्ड बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2023। तो इसका जो राइट आंसर है वो है पंकज आडवाणी। इसका राइट आंसर है पंकज आडवाणी। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज बीन अपॉइंटेड एज सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया। किसको जो है सो सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया बनाया गया। इसका आंसर आप लोग सोच लीजिए, एक बार देख के एक बार आंसर आप लोग लगा लीजिए। हम तो कंटिन्यू बताते चलेंगे, हम रुकेंगे नहीं आपको चारों ऑप्शन पढ़ने के लिए। आप अगर प्रैक्टिस कर रहे हैं, प्रैक्टिस सेट टाइप का बना रहे हैं, तो मेरे क्वेश्चन पढ़ने के बाद आप वीडियो को पॉज कर दीजिए। ठीक है, तो फिर मैं आंसर बताऊंगा आपको। इसका जो राइट आंसर है वो है हितेश कुमार एस मकवाना। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है हु इनॉग्रेटेड द G20 स्टैंडर्ड डायलॉग 2023 इन न्यू दिल्ली। आप लोग जैसा कि जानते हैं कि G20 अभी जो रिसेंटली हुआ है, न्यू दिल्ली में हुआ है, तो उसका डायलॉग का इनॉग्रेशन कौन किया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा अश्वनी कुमार चौबे। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन पे जाने से पहले ये G20 में जो ये रिलेटेड ये जानकारी इंपॉर्टेंट है, ये देख लीजिए। अश्वनी कुमार चौबे मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंजेस इनॉग्रेटेड द G20 स्टैंडर्ड डायलॉग 2023 in New Delhi on November 2, 2023. The second day event is being hosted by the Bureau of India Standard (BIS) under the aegis of India T20 presidency. The theme of G20 standard dialogue is zero defect, zero effect. तो आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है, ये एक्सप्लेनेशन लाने का मेरा पर्पस यही था कि इसका आप लोग थीम याद रख सको। मे बी आ जाए एग्जाम में, कोई गारंटी नहीं है। तो ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी राफेल्स मैरीन फाइटर जेट्स हैज इंडिया रिक्वेस्टेड फ्रॉम फ्रांस। मतलब भारत सरकार जो है फ्रांस से कितना राफेल मांगा है, कितना राफेल के लिए एप्लीकेशन दिया है, कितना राफेल के लिए रिक्वेस्ट किया है। तो ऑप्शन ए 24, ऑप्शन बी 25, ऑप्शन सी 26 है, ऑप्शन डी 27। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 26। भारत सरकार जो है फ्रांस से 26 राफेल के लिए रिक्वेस्ट किया है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है वेयर वाज द 37th नेशनल गेम्स इनॉग्रेटेड इन 2023। अब आपको बताना है कि 37वां नेशनल गेम्स का इनॉग्रेशन जो है 2023 में कहाँ पे किया गया। तो इसका राइट आंसर जो है वो है
गोवा पणजी में। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ बीन रोप्ड इन बाय प्यूमा एज इट्स ब्रांड इन्वेस्टर। प्यूमा कंपनी जो कि बहुत बड़ी कंपनी है, आप लोग जानते ही होंगे। तो प्यूमा कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया? तो इसका जो राइट आंसर है वो है मोहम्मद शमी को। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है हु लॉन्च द बुक ऑफ लाइफ माई डांस विथ बुद्धा फॉर सक्सेस। ये कौन लॉन्च किया रिसेंटली? ये रिकरेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है विवेक अग्निहोत्री। इसका राइट आंसर क्या है? विवेक अग्निहोत्री। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हु वाज अवार्डेड द नोबेल पीस प्राइज इन 2023। मतलब 2023 का शांति का नोबेल पुरस्कार किसको मिला? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, नरगिस मोहम्मदी को। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हु वन द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर 2023। 2023 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसको मिला? तो इसका जो राइट आंसर है वो है जॉन फॉसे, ऑप्शन ए। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हु वन गोल्ड इन द वोमेन्स ज्वेलिन थ्रो एट द एशियन गेम्स 2023। और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि एशियन गेम्स से रिलेटेड आप लोग मैक्सिमम क्वेश्चन हो सके तो आप लोग कवर कर लीजिए, क्योंकि आपके एग्जाम में एशियन गेम्स से रिलेटेड क्वेश्चन तो जरूर आएगा। ठीक है, एक दो क्वेश्चन तो एशियन गेम्स से आना ही आना है, इसलिए आप लोग एशियन गेम्स से आप लोग क्वेश्चन रेडी कर लें। ठीक है, बहुत सारा वीडियो यूट्यूब पे है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है अन्नू रानी। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए, अब यहां से मैथमेटिक्स आ गया। अब यहां से हम 10 क्वेश्चन मैथमेटिक्स का करवाएंगे आपको। इसके लिए थोड़ा सा पेंसिल का कम कर लेते हैं, डायमीटर। तो अब आपको बताना है किसी संख्या के 3/7 भाग के 2/3 का 4/5 भाग 48 है, तो इस संख्या का 40% क्या होगा, ये आपको बताना है। तो इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिए। नंबर सिस्टम से क्वेश्चन है, करा किसी संख्या का 3/7 भाग का 2/3 भाग का 4/5 भाग 48 है। तो इसको थोड़ा सा देखिए, सॉल्व करते हैं। उस संख्या को आप मान लेंगे x का 2/3। ठीक है, सॉरी, क्वेश्चन कह रहा है किसी संख्या का 3/7, तो उस संख्या को अगर हम x मान लेंगे, x का 3/7। ठीक है, का जहां है यहाँ उसको क्या कर देंगे, फिर मल्टीप्लाई 2/3 2/3। ठीक है, और का जहां जहां का है वहां पे मल्टीप्लाई कर देंगे 4/5। ये भाग जो है 48 है। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, तो इसका देख लीजिए कितना हो जाएगा। ये देखिए, ये ऊपर वाला सब देखिए, 3, ये 3 दूनी 6, 6 चौके 24, मतलब इससे हम इसको काट सकते हैं, 24 दूनी 48। ठीक है, और ये देखिए 7 21, 21 5 105, और x का जो वैल्यू यहाँ पे हो जाएगा 105 को ऊपर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 210। मतलब ये थोड़ा सा उधर कर लेते हैं, मतलब x का जो वैल्यू आ गया, वो आ गया 210। अब कह रहा है इसका 40%, तो 210 का 40% हम लोग निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 से 10, 21 चौके 84। ठीक है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 84। ठीक है, तो इसी तरह से आप लोग भी क्वेश्चन का सलूशन जरूर कीजिएगा। ठीक है, हिंट भी हम थोड़ा बहुत दे ही रहे हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
इसलिए मैं यहाँ पे ब्लैंक स्पेस लेकर के आया था आप लोगों को एक्सप्लेन करने के लिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, 3 क्रमागत संख्याओं का योग 87 है, तो दूसरा संख्या कौन सा है? तो अगर आप इंग्लिश मीडियम वाले हैं तो आपको बता देना चाहूँगा, ये क्वेश्चन कह रहा है द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स इज 87, फाइंड द सेकेंड नंबर्स। ठीक है, 3 लगातार संख्याओं का योग जो है दिया हुआ है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आप लोग को क्या करना है कि कोई भी संख्या हो लगातार है तो पहला संख्या होगा x, दूसरा संख्या होगा x+1 और तीसरा संख्या होगा x+2। ठीक है, अब यही कह रहा है कि सबका योग जो दिया हुआ है वो 87 है। सबका योग कितना दिया हुआ है? 87। मतलब 1 2 3, 3x + 2 1 3 बराबर 87 है ना। तो x = कितना हो जाएगा? ये 87 में से 3 जाएगा 84, 84/3 तो कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6, 3 8 24। मतलब वो संख्या जो हमको मिल गया वो आ गया 28। और उसमें पूछ रहा है दूसरा संख्या, तो दूसरा संख्या 28 और 1 29। मतलब कि यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 29। ठीक है, पहले ही हम बताए हैं क्वेश्चन में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत चीज़ आपका रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा वीडियो लंबा जरूर होगा लेकिन आपको इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया, इसका आंसर हो जाएगा 29। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर कह रहा है, अगर A/B दिया हुआ है 3/5 रेशियो प्रोपोर्शन से, हम आपको बताएं कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा। आप हर टॉपिक से हर चैप्टर से हम थोड़ा थोड़ा टच इसलिए किए हैं कि एक बार आपका जो है रिवीजन हो जाए, वीडियो देखने के बाद भी आप वो सारा चीज़ रिवीजन कर लो। ठीक है, और B/C दिया हुआ है तो A/C आपसे पूछ रहा है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको क्या करना है, अच्छा इधर स्पेस नहीं छोड़े इसमें, देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में आपको क्या करना है, जैसे A/B दिया हुआ है 3/5, 3/5 लिख देंगे। उसके बाद B/C दिया हुआ है तब 7/2। उसके बाद क्या करना है आपको, इसको मल्टीप्लाई करना है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा? 21 और 7 5 35 और 5 दूनी 10। ठीक है, मतलब ये A हो गया, ये B हो गया और C, मतलब आपको A B C तीनों मिल गया। तो A और C पूछ रहा है, तो A और C जो हो जाएगा वो हो जाएगा 21:10। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा A। ओके, ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, किसी विद्यालय में लड़के और लड़कियों का अनुपात जो है इतना है, यदि लड़कों की संख्या 150 है तो कुल कितने विद्यार्थी हैं? अब आपको बताना है। तो इसमें आपको क्या करना है कि लड़का का अनुपात पहला वाला है 5। ठीक है, इसमें हम x कंसीडर कर लेंगे, मतलब x कंसीडर कर देंगे तो लड़का का संख्या जो हो जाएगा वो 5x हो जाएगा और लड़की का जो हो जाएगा वो 2x हो जाएगा। उसमें दिया हुआ है 5x का वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है, 5x का वैल्यू जो है वो दिया हुआ है, मतलब 150 है। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे दिया हुआ है 5x = 150। तो यहाँ पे हम लोग x का वैल्यू निकाल लेंगे, 150/5, 30 5 150, मतलब x का वैल्यू आया हमको 30। मतलब कि 5x लड़का का है और 2x लड़की का है। तो इसके जगह पे हम लड़का का संख्या x के जगह पे 30 रख देंगे, तो 30 5 150 ये तो दिया हुआ है, और लड़की का संख्या हो जाएगा 30 दूनी 60। तो टोटल उसमें कितना हो जाएगा? 150 और 60 210। तो उसमें जो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 210। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि यदि चीनी के दाम में 20% की बढ़ोतरी हुई तो गृहिणी उसका खपत कितना प्रतिशत कम कर दे कि खर्च समान रहे? अब देखिए, ये प्रतिशत से इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर जाएंगे तो वहां पे तारा दिखने लग जाएगा। ठीक है,
तो इस टाइप के क्वेश्चन को आपको कुछ नहीं करना है। जैसे कि 20% की बढ़ोतरी हुई तो 20 अब बट्टे क्या करना है, 20 बट्टे बढ़ोतरी हो रहा है तो 100 प्लस 20, कमी होता तो 100 माइनस कर देते, अब मल्टीप्लाई 100। इसी को सॉल्व कर लीजिए, हो जाएगा आंसर। मतलब क्या है कि 20, इसका सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 20 बट्टे 120 मल्टीप्लाई 100, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, 1 0 से 1 0 कट गया, ठीक है। उसके बाद एक जीरो, और उसके बाद इसको काटना है तो 4 तिया 12, 4 5 120, ठीक है। और तो ये हो जाएगा कितना, 50/3। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 50/3%। ये ऑप्शन में थोड़ा मिस्टेक है, ऑप्शन गलत दे दिए हैं यहाँ पे, ठीक है। कंसेप्ट आप यहाँ पे ऑप्शन तो गलत हो गया। तो आप लोग इस टाइप के क्वेश्चन में इसी ऐसे बनाएंगे, यहाँ पे 20% की बढ़ोतरी है तो 20 ऊपर में लिखना है, बढ़ा है इसलिए यहाँ पे 120 लिख देना है, और 100, और यही जो होगा इतना ही प्रतिशत की कमी करेगा तो यही उसका राइट आंसर हो जाएगा। ये कंसेप्ट आप लोग ध्यान रखिए, ठीक है। और इसी में कहता कि 20% की कमी हुई है तो खपत में कितना वृद्धि कर दे, तो यहाँ पे ये 20 उसमें से क्या करते हैं हम लोग, माइनस कर देते। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 270 का 30% और 64 का 5/8 आपको बताना है क्या होगा। तो इसको सॉल्व कर लीजिए आप लोग। हाँ, एक बात आपको बता देना चाहता हूँ कि आपके एग्जाम में जो है, चूंकि 120 क्वेश्चन है तो ज़्यादा भारी क्वेश्चन नहीं पूछेगा, इसलिए ज़्यादा भारी क्वेश्चन का आपको प्रैक्टिस करके नहीं जाना है, एसएससी का एग्ज़ाम नहीं देने जाना है, ठीक है ना। क्योंकि ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन आप पढ़ के जाएंगे और वहाँ इजी क्वेश्चन आ जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। क्या हो जाएगा, 270 का 30% मतलब 100। तो 270 का 30% कितना हो जाएगा, 1 0 से 1 0 काट लेंगे, 1 0 से 1 0, 270 का 30% 81 हो गया, और जोड़ 64 का 5/8 कह रहा है, मतलब 8 8 64, 8 5 40, 81 40 कितना हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 4, ये 121, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, ए किसी काम को 6 दिन में पूरा कर सकता है जबकि बी उस काम को 12 दिन में कर सकता है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। तो एक 6 दिन में करता है, एक 12 दिन में करता है। इस टाइप के क्वेश्चन को आप लोग क्या करना है आपको, एक 6 दिन में करता है तो एक पहला वाला 1/6, एक 12 दिन में करता है तो 1/12। कुछ नहीं करना है, इसका एलसीएम निकाल लेना है, 12 6 दूनी 12 प्लस 12 का 1, तो ये कितना हो जाएगा, 3/12। उसके बाद इसको पलट देना है, 12/3 बराबर 4, मतलब ये जो आंसर इसका हो जाएगा 4 दिन। दोनों मिल करके उस काम को कितना दिन में करेगा, 4 दिन में करेगा। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन फिर देख लीजिए, उसी टाइप का है। ए और बी मिलकर के उस काम को 6 दिन में करता है, तो ए अकेला और उस काम को 10 दिन में करता है, तो बी अकेला उस काम को कितना दिन में करेगा। तो अभी जो कंसेप्ट बताए, चलिए 43 नंबर क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं। 43 नंबर क्वेश्चन है, ए तथा बी, ए और बी किसी काम को मिलकर के 6 दिन में करता है और बी अकेला उसको 10 दिन में कर सकता है। सॉरी, ए अकेला उसको 10 दिन में कर सकता है, तो बी अकेला कितने दिन में करेगा। तो इसका सॉल्यूशन आप लोग करिए, मैं भी बताता हूँ। क्या कह रहा है, दोनों मिल करके 6 दिन में करता है, मतलब 1/a प्लस 1/b, ये जो है सो 6 दिन में करता है। और कह रहा है कि ए अकेला जो है सो 10 दिन में करता है, मतलब 1/, इसके जगह पे 10 लिख देंगे, और 1/b इक्वल टू 1/6। अब 1/b का वैल्यू निकालना है, तो 1/6 माइनस 1/10। इसको सॉल्व जब आप करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम ले लेंगे 30, 6 5 30 माइनस 10 या 30, ये हो जाएगा 5, 2/30। इसको फिर लास्ट में हम लोग क्या करते हैं, पलट देते हैं, तो मतलब 30/2, मतलब इसका जो आंसर हो जाएगा वो 15 दिन में, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये 15 दिन में। ओके, उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन है, यदि 3600 रुपये का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 324 है तो दर प्रतिशत प्रतिवर्ष क्या है। अब आपको ध्यान ये देने वाली बात है कि जब 2 वर्ष का, सिर्फ ये देखिए ध्यान दीजिएगा, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर रहेगा या अंतर पूछेगा तो आपको ये फार्मूला अपनाना है। फार्मूला आपको ये अपनाना है कि अंतर जो है, अंतर वो होता है P इंटू R/100 का होल स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे अंतर अभी दिया हुआ है 324 और P जो है सो दिया हुआ है 3600 और R/100 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको इधर लेके आ जाएंगे तो 324 बट्टे 3600 हो जाएगा इक्वल टू R/100 का स्क्वायर। ठीक है, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, अभी देखिए ये स्क्वायर इधर आएगा तो अंडर रूट हो जाएगा और 324 का 18 होता है और 3600 का होगा 60, मतलब जो वैल्यू आ गया R/100 इक्वल टू आ गया 18/60, है ना। तो यहाँ पे R जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये देखिए 6 का 18 6 दाई 60 और ये जीरो कट गया। ठीक है, मतलब R जो हो जाएगा वो 30% हो जाएगा इसमें आंसर। ठीक है, और आंसर में ऑप्शन में जो है कहीं पे 30% दिख ही नहीं रहा है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ये। ठीक है, आपको कंसेप्ट यही अपनाना है, P इंटू R/100 का होल स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8000 रुपये का 3 वर्ष का 5% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो अब चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है, तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए आप लोग जानते हैं बहुत अच्छे से, 8 क्लास में ही पढ़े होंगे, पहले ए निकालना पड़ता है। ठीक है, बाय ए समय, और यहाँ पे पी दिया हुआ है 8000 और 1 प्लस आर दिया हुआ है 5% और समय दिया है 3। इसको जब आप निकालेंगे तो इसका आंसर आपको ये आ जाएगा। और फिर चक्रवृद्धि ब्याज में फिर क्या करते हैं हम, पी इसमें से घटा लेते हैं, फिर 8000 इसमें से आप लोग घटा लेंगे तो इसका आंसर जो हो जाएगा 1261 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो इसका आंसर हो जाएगा 1261। आप लोग इसको सॉल्व करना। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 72 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चलती हुई एक रेलगाड़ी बिजली के खंभे को 15 सेकेंड में पार करती है तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या है। यहाँ पे क्या है कि आपको चाल दिया हुआ है, चाल दिया हुआ है 72 किलोमीटर पर आवर। इसको आप लोग पहले मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर लेंगे, 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 18 चौके 72, ये आ जाएगा 20 और समय आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में 15 सेकेंड और आपको दूरी पूछ रहा है, तो दूरी क्या होता है, चाल गुने समय। दूरी क्या होता है, चाल गुने समय। तो ये 15 और 20, 15 गुना 300, 15 गुना 20 तो 300 हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा। ठीक है, और इस तरह से अब आगे आपका जीके, लास्ट 3 जीके फिर से लेके आ गया हूँ। द अलमाटी डैम इज़ ऑन द रिवर। अलमाटी डैम किस रिवर पे है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है कृष्णा नदी पे। ठीक है, और उसके बाद 48 नंबर क्वेश्चन है, अहमदाबाद बैंक इज सिचुएटेड ऑन द रिवर बैंक ऑफ। अहमदाबाद जो है सो किस नदी के किनारे है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है साबरमती नदी के किनारे। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय फाउंडेड ब्रह्म समाज ऑन। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज का स्थापना कब किया। इसका राइट आंसर हो जाएगा 20 अगस्त 1828 ईस्वी को। ठीक है, और आज का लास्ट क्वेश्चन जो है, काकड़ापाड़ा परियोजना किस नदी पर है। काकड़ापाड़ा परियोजना जो कि आप NPCL का एग्ज़ाम देने आए हैं काकड़ापाड़ा में प्रोजेक्ट पे, तो ये किस नदी पे है, तो ये इसका जो राइट आंसर है ये है ताप्ती नदी के किनारे। ये क्वेश्चन काफ़ी शानदार क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, तो अगर आपको हमारा वीडियो इंपॉर्टेंट लगा
अगर आपको हमारा वीडियो हेल्पफुल लगा तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ऑलरेडी सब्सक्राइब किए हुए हैं तो दोस्तों को ज़रूर से ज़रूर शेयर कर दें, क्योंकि बेस्ट से बेस्ट कंटेंट सिर्फ और सिर्फ आपको हमारे चैनल पे ही मिलेगा, क्विज ऑफ द डे विद एजी पे। ठीक है, तो धन्यवाद।